हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। पूछना है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कहाँ स्थित है? वेयर इज़ द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड? ऑप्शन हैं लद्दाख, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who has been appointed as the head of the interim government of Bangladesh? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का नेतृत्व कौन कर रहे हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, मोहम्मद यूनुस। आपको जानना चाहिए नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, जिन्हें बैंकर टू द पुअर के नाम से भी जाना जाता है, ये बांग्लादेश में इंटरिम गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहे हैं, इसे लीड कर रहे हैं। आपको बता दें डिसीजन लिया गया है बांग्लादेश के प्रेसिडेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन के द्वारा। आप सभी जानते हैं बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने रिज़ाइन कर दिया है और देश छोड़कर चली गई हैं। यूनुस एक सोशल एंटरप्रेन्योर हैं, बैंकर हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ मिला था साल 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना के लिए और माइक्रो क्रेडिट एंड माइक्रो फाइनेंस के कंसेप्ट को उजागर करने के लिए। शेख हसीना की अगर हम बात करें तो काफ़ी चर्चा में रही है, इनके बारे में आपको थोड़ा सा शॉर्ट में जान लेना चाहिए। बांग्लादेशी पॉलिटिशियन है और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर रही हैं जून 1996 से 2001 के बीच में और जनवरी 2009 से अगस्त 2024 के बीच में। बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान की ये डॉटर हैं। आपको बता दें 20 साल तक ये सर्व कर चुकी हैं बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर और लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की हिस्ट्री में। हाल ही में बांग्लादेश में प्रोटेस्ट चल रहा था, जो कोटा सिस्टम है गवर्नमेंट जॉब्स में, उसके अगेंस्ट, और उसी के चलते इन्हें देश छोड़ना पड़ा है। इन विच वेट कैटेगरी वॉज विनेश फोगाट कम्पीटिंग एट द पेरिस ओलंपिक्स? विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप में से कई एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें जानने की इच्छा रहती है कि आखिर ऐसी भी क्या कंडीशन हो गई कि इन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। एक प्रोटेस्ट तो चलते रहते हैं। एक्चुअली बात यह है कि जो जॉब कोटा प्रोटेस्ट चल रहा था वहाँ पर, तो मेन बात तो उसमें यह है कि 300-400 बच्चे जो हैं वहाँ पर या प्रोटेस्टर जो हैं उनके ऊपर गोलियाँ चली, क्योंकि शूट एट साइट के ऑर्डर दे दिए गए थे, तो उससे लोगों में गुस्सा था। दूसरा, शेख हसीना ने बात कह दी थी कि जो ये प्रोटेस्टर हैं ये राजाकर्स हैं। ठीक है, तो राजाकर जो है ये एक ऐसी टर्म है जो उन लोगों के लिए बोली जाती है जो 1971 में जो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चला था उसमें पाकिस्तान की साइड थे, तो इससे हिंसा और भड़क गई। ठीक है, तो कभी कभी सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं होती जितनी हमारे बोलने के कारण हो जाती है। अब इन लोगों ने अपने जो फाउंडिंग फादर हैं जिनकी वजह से बांग्लादेश बना, शेख मुजीबुर रहमान, इन्हीं का ही जो स्टैचू है उसको तोड़ दिया। ठीक है, तो प्रोटेस्टर जो है इतना भी दिमाग नहीं लगा पाए कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, वह गुस्सा सही है। अच्छा, बांग्लादेश को जो पटरी पर लाया इकोनॉमी पर वो भी शेख हसीना है, लेकिन शेख हसीना ने थोड़ी बहुत तानाशाही भी की। जो अपोजिशन के लीडर हैं उन्हें भी जेल में डाला। इवन मोहम्मद यूनुस के ऊपर 100 से ऊपर के केस यहाँ पर चले। ठीक है, तो हर साइड के दो पहलू होते हैं, वही यहाँ पर दो पहलू हुए। बस शेख हसीना का जो निगेटिव था वो इन पर ज़्यादा भारी पड़ा। इन विच वेट कैटेगरी वॉज विनेश फोगाट कम्पीटिंग एट द पेरिस ओलंपिक्स? विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में किस भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है 50 kg। देखिए, इंडियन रेसलर विनेश फोगाट ने रेसलिंग से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। आप सभी जानते हैं पेरिस ओलंपिक्स फाइनल्स कि 50 kg कैटेगरी में ये डिस्क्वालीफाई हो गई हैं और जब फाइनल की जो मॉर्निंग थी, जिस दिन फाइनल हुआ था, उस दिन जब वेट किया गया तो 100 ग्राम्स मोर पाया गया, जो परमिसेबल लिमिट है उससे ज़्यादा। आपको बता दें क्यूबा की रेसलर यूस्माइलिस गुज़मैन लोपेज, जिन्हें विनेश ने सेमीफाइनल में हराया था, तो इन्होंने ही फाइनल में विनेश को रिप्लेस किया
और फाइनल ये खेली अमेरिकन सारा एंड हिंटरब्रांड के अगेंस्ट। आपको बता दें जो हाइट ब्रांड है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। विनेश ने इतिहास रच दिया था, फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर बनकर जो गोल्ड मेडल बाउट में जीती अपनी कैटेगरी में। और आपको बता दें सबसे महत्वपूर्ण कीर्तिमान ये रहा कि उन्होंने जापानीज़ रेसलर यूई सुसाकी को हरा दिया था क्वार्टर फाइनल में, जो कि अब तक एक भी मैच नहीं हारी हुई है अपने कैरियर में। विनेश आपको बता दें 3 टाइम ओलंपियन है, गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। मोंडो डुप्लेंटिस हु वॉन द पेरिस 2024 ओलंपिक्स मेंस पोल वॉल्ट गोल्ड मेडल बिलोंग्स टू विच कंट्री। पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लेंटिस किस देश से है? सही आंसर ऑप्शन डी है स्वीडन। देखिए स्वीडन के पॉल वॉल्टर हैं आर्मेंड मोंडो डुप्लेंटिस। तो उन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है पॉल वॉल्टर में 6.25 मीटर हाइट अचीव करके। इवन जब पहले इन्होंने अटैम्प्ट किया 6 मीटर का, उसमें ही ये पेरिस 2024 गोल्ड मेडल जीत चुके थे। काफ़ी चर्चा में रहे, ऐसे तो खूब सारी प्रतियोगिता हुई पर सबसे ज़्यादा चर्चा में ये रहे हैं। मोंडो डुप्लेंटिस आपको बता दें सेकंड मैन बन गए हैं जिन्होंने पॉल वॉल्ट गोल्ड को अपना रिटेन रखा है। पहले भी इन्होंने ही जीता था और अपना खुद का ही रिकॉर्ड ये तोड़े जा रहे हैं। He became the first man since Daley Thompson in 1984 to set a world record in a field event at the Olympics. What was the code name for the nuclear weapon detonated over Nagasaki on August 9, 1945? नागासाकी पर विस्फोटित परमाणु हथियार का कोड नेम क्या था? सही आंसर ऑप्शन है फैटमैन। आपको जानना चाहिए नागासाकी डे 9 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है। फैटमैन या मार्क 3 ये उस न्यूक्लियर वेपन का कोड नेम था जिसे यूनाइटेड स्टेट्स ने जापानीज सिटी नागासाकी के ऊपर बरसाया था 9 अगस्त 1945 को। कई लाख लोगों की मृत्यु हो गई थी। इससे पहले लिटिल बॉय नाम का जो न्यूक्लियर वेपन था वो हिरोशिमा पर गिरा था। 9 अगस्त को ही इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनियस पीपल्स 2024 भी सेलिब्रेट किया जाता है। साल 2024 में इस डे का थीम है प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स इन वॉलंटरी आइसोलेशन एंड इनिशियल कॉन्टैक्ट। व्हेन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया? भारत में भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन बी है अगस्त 8। देखिए बात है 8 अगस्त की। क्विट इंडिया मूवमेंट डे भारत में मनाया जाता है क्योंकि 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी जी की लीडरशिप में लॉन्च किया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा। 2024 में 82वीं एनिवर्सरी हम इसकी मना रहे हैं क्विट इंडिया मूवमेंट की। तो 8 अगस्त 1942 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी सेशन बॉम्बे में जो हुआ वहाँ पर क्विट इंडिया रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया गया और डिमांड की गई गांधी जी द्वारा डू और डाई, मरो या करो। हु लॉन्च्ड ई एविडेंस, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन्स ऐप? ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप किसने लॉन्च किए? सही आंसर ऑप्शन ए है अमित शाह। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने 4 न्यूली डेवलप्ड नेशनल ऐप्स लॉन्च की हैं। इनका नाम है ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति एंड ई समन्स, जो हाल ही में क्रिमिनल लॉज नए बनाए गए हैं तो उन्हीं से संबंधित जानकारी ये ऐप्स देते हैं। चंडीगढ़ में लॉन्च किया गया। वहीं पर चंडीगढ़ में इन्होंने 24/7 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट को भी इनॉग्रेट किया है और कहा है कि चंडीगढ़ फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रहेगा हमारे देश में जो 100% इम्प्लीमेंटेशन अचीव कर लेगा इन नई क्रिमिनल लॉज में अगले 2 महीने में। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स करंट अफेयर्स फंडा द्वारा लॉन्च किया जा चुका है। इसमें हम आपको वीडियोस प्लस पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस जो भी स्टैटिक पोर्शन होता है, क्योंकि करंट अफेयर्स तो आप इसमें पढ़ ही रहे हैं हमारे करंट अफेयर्स के कोर्स में या फिर ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से। तो कई एस्पिरेंट्स की ये रिक्वेस्ट आती थी कि बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स भी लॉन्च करना चाहिए क्योंकि करंट अफेयर्स कर देते हैं पर बैंकिंग अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पर पीछे हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है और मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर के फर्स्ट वीक तक ये पूरा हो जाएगा। 20 से 25 लेक्चर इसमें होने वाले हैं। काफ़ी डिटेल रहने वाला है और केवल टू द पॉइंट जैसे करंट अफेयर्स में आपको प्रोवाइड कराता हूँ उसी तरह का ये बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स रहने वाला है। और इंग्लिश में है, हिंदी प्लस इंग्लिश मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन रहेगा। हालांकि पीडीएफ कंप्लीट इंग्लिश में रहने वाली है। और आपको बता दूं इसका एक बेस्ट फीचर ये भी है, आपको एक लिस्टिंग पीडीएफ इसके अलावा प्रोवाइड कराऊंगा। जितने भी बैंक में कौन क्या है, हु इज़ हु, ये सब उसमें रहेंगे। हेडक्वार्टर्स वगैरह सब उस लिस्टिंग पीडीएफ में रहने वाले हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर जाकर।
और काफ़ी स्पेशल जो है कंटेंट मैं इसमें तैयार कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरा ये प्लान था कि एक बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स लॉन्च करें हम लोग भी। तो एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट लेक्चर की PDF करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर उपलब्ध है, उसे आप देख सकते हैं डेमो के तौर पर। ठीक है, कोई भी क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा इस बैच से संबंधित। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी फार्मर्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द PM कुसुम स्कीम सो फार। PM कुसुम योजना से अब तक कितने किसान लाभ प्राप्त कर चुके हैं? सही आंसर ऑप्शन भी है 4,11,222। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कृषि ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान कुसुम योजना मार्च 2019 में लॉन्च की थी, ताकि फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ सके, क्लीन एनर्जी जनरेट कर सकें, डिजिटलाइज किया जा सके फार्म फैक्टर को, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन रिड्यूस हो सके। तो टोटल नंबर ऑफ़ फार्मर्स जिन्हें इस स्कीम से बेनिफिट हुआ है अब तक वो 4,11,222 हैं। आपको बता दें, इस स्कीम का बेनिफिट प्राप्त करने के लिए फार्मर्स को सोलर इरिगेशन पंप्स इंस्टॉल करने होते हैं अपने कल्टिवेटेड एरियाज़ में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% सब्सिडी प्रोवाइड कराती है जो भी टोटल कॉस्ट है सोलर इरिगेशन पंप्स की उनके लिए। फार्मर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सेल भी कर सकते हैं जो सोलर पैनल्स के माध्यम से जनरेट हो रही है। विच कंट्री होस्टेड द बिम्स्टेक बिजनेस समिट। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? सही आंसर ऑप्शन ए इंडिया है। आपको जाना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलकर फर्स्ट बिम्स्टेक बिजनेस समिट को होस्ट किया है न्यू दिल्ली में। बिजनेस समिट को इनोग्रेट किया गया एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर S जयशंकर के द्वारा। बिम्स्टेक की अगर हम बात करते हैं, बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी। सेक्रेटरीट ढाका बांग्लादेश में है। मेंबर स्टेट्स हैं बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड। तो ये बिम्स्टेक काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसका स्थापना वर्ष पूछ लेते हैं या फिर मेंबर्स पूछ लेते हैं, सेक्रेटेरिएट पूछ लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ पर इसका सेक्रेटेरिएट पूछ लिया था। साथ ही आपको जाना चाहिए फिफ्थ AITIG यानी कि आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट, ये जॉइंट कमेटी से संबंधित मीटिंग आसियान सेक्रेटेरिएट जकार्ता इंडोनेशिया में संपन्न हुई है। हु इनोवेट द नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर एट द सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली कैंपस। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली परिसर में नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया? सही आंसर ऑप्शन डी है ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ज्योतिरादित्य M सिंधिया जो कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, इन्होंने नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर इनोग्रेट किया है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स दिल्ली कैंपस में। द सेंटर होस्ट इंडिजियसली डेवलप्ड सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ साइबर थ्रेट्स इन द टेलीकॉम नेटवर्क इन द कंट्री। Various malicious activities such as malware, ransomware, DOS, TDOS, DNS amplification, malicious domain communication, etc. can now be actively identified. तो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है ये। What is the total length of the 8 national high-speed corridor projects approved recently? हाल ही में स्वीकृत 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर ऑप्शन भी है 936 किलोमीटर। आपको जानना चाहिए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जिसकी अध्यक्षता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की, इन्होंने 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कर दिया है जिनकी लेंथ 936 किलोमीटर रहेगी। टोटल कॉस्ट रहेगा 50,655 करोड़ रुपीज़। तो पहला इसमें 6 लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, दूसरा 4 लेन खड़गपुर मोरेगांव नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, तीसरा 6 लेन थर्ड डीसा महसाना अहमदाबाद नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर है, चौथा है 4 लेन अयोध्या रिंग रोड, पांचवा है 4 लेन सेक्शन बिटवीन पथरगांव एंड गुमला ऑफ रायपुर रांची नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर, छठा है 6 लेन कानपुर रिंग रोड, सातवां है 4 लेन नॉर्दर्न गुवाहाटी बाईपास एंड वाइडनिंग इंप्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग गुवाहाटी बाईपास, आठवां है 8 लेन एलिवेटेड नासिक फाटा खेड कॉरिडोर नियर पुणे। द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पोर्ट्स कोऑपरेशन वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। भारत और किस अन्य देश के बीच खेल सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? सही आंसर ऑप्शन सी है सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस। आपको जानना चाहिए कि डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है स्पोर्ट्स के संबंध में। सेंट किटीज एंड नेविस की बात करें, एक आइलैंड कंट्री है, 2 आइलैंड्स हैं यहाँ पर, एक सेंट किटीज और दूसरा है नेविस, दोनों ही वेस्ट इंडीज में लोकेटेड है। कैपिटल सिटी है इसकी बेसुतरे। विच टू कंपनी साइंड द जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट फॉर सेटिंग अप अ कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट।
कोयला से सिंथेटिक प्राकृतिक गैस संयंत्र स्थापित करने के लिए किन दो कंपनियों ने संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर ऑप्शन सी है, कोल इंडिया लिमिटेड एंड गेल। द मिनिस्ट्री ऑफ कोल इन कोलेबोरेशन विद मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड नेचुरल गैस, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट को जो है फैसिलिटेट किया है, जो कि महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया लिमिटेड और गेल लिमिटेड के बीच में साइन किया गया। तो इसके तहत कोल टू सिंथेटिक नेचुरल गैस प्लांट को सेटअप किया जाएगा सरफेस कोल गैसिफिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। कहाँ पर किया जाएगा? रानीगंज एरिया ऑफ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्ट बंगाल में। सिंथेटिक नेचुरल गैस एक फ्यूल गैस है जिसमें मीथेन CH4 जो है होती है प्रिडोमिनेंटली। विच स्टेट लीड्स इन शिक्षा कैटेगरी इन द QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क फॉर अगस्त मंथ? अगस्त महीने के लिए QCI स्वराज्य सम्मान और रैंकिंग संरचना में शिक्षा श्रेणी में कौन सा राज्य अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन डी है, उत्तर प्रदेश। आपको जानना चाहिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया QCI, इसने QCI स्वराज्य रिकॉग्निशन एंड रैंकिंग फ्रेमवर्क को इंट्रोड्यूस किया है। 4 पिलर्स हैं इसके, शिक्षा एजुकेशन, स्वास्थ्य हेल्थ, समृद्धि प्रोस्पेरिटी एंड सुशासन गवर्नेंस। अगस्त महीने की जो रैंकिंग आई है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि पर फोकस किया गया है, और आगे जो एडिशन आएंगे उसमें सुशासन भी इंक्लूड रहेगा। शिक्षा रैंकिंग की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में लीड कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रीडिटेशन असेसमेंट एंड रेटिंग के साथ। दिल्ली यूनियन टेरिटरी में टॉप पर है। स्वास्थ्य कैटेगरी की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, मिजोरम एंड तमिलनाडु ये टॉप पर हैं। अगर हम आयुष्मान आरोग्य योजना में सर्टिफिकेशन की बात करें, तमिलनाडु और महाराष्ट्र मेडिकल एंट्री लेवल टेस्टिंग लैब में आगे हैं। यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ टॉप पर है और जम्मू एंड कश्मीर भी इसमें आगे रहा है, दिल्ली भी इसमें आगे रहा है। समृद्धि कैटेगरी देखें तो गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान ये हाईएस्ट नंबर ऑफ ZED सर्टिफिकेशन इन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम MSME कम्पिटिटिव लीन स्कीम की बात करें तो महाराष्ट्र और बिहार इसमें टॉप परफॉर्मर रहे हैं। Where did Sri Lanka recently achieve a bilateral ODI series win over India after 27 years? श्रीलंका ने हाल ही में 27 वर्षों के बाद भारत पर द्विपक्षीय एक दिवसीय श्रृंखला में जीत कहां हासिल की? सही आंसर ऑप्शन सी है, R प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, श्रीलंका। देखिए क्रिकेट कोई सीरीज एंड होती है तो उसे ध्यान से देखा करें उसका रिजल्ट क्या रहा है। 3-0 से जीता, 2-0 से भारत जीता या भारत हारा, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं क्वेश्चन। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ कौन रहा, किसने डेब्यू किया? तो श्रीलंका ने यहाँ पर एक हिस्टोरिक सीरीज़ विन प्राप्त की है भारत के ऊपर 110 रन से। थर्ड एंड फाइनल ODI जीता है श्रीलंका ने R प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो में। इसी के साथ श्रीलंका ने 1997 के बाद यानी कि 27 साल बाद भारत से कोई बायलेटरल ODI सीरीज़ जीती है। तो 3 मैच की सीरीज़ थी, पहला मैच तो टाई हो गया था और बाकी के 2 मैच श्रीलंका ने जीत लिए। भारत की ओर से रियान पराग ने ODI डेब्यू भी किया इस सीरीज़ में। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ है दुनित वेलालगे, श्रीलंका के हैं। और इसी से पहले T20 सीरीज हुई थी, वो भारत ने जीती थी 3-0 से। विच इंश्योरर रिसेंटली लॉन्च्ड युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ एंड डीजी क्रेडिट लाइफ प्लान्स? हाल ही में किस बीमाकर्ता ने युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ योजनाएं लॉन्च की हैं? सही आंसर ऑप्शन है, LIC है। आपको जानना चाहिए कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 4 नए प्लान्स लॉन्च किए हैं और इनका नाम है युवा टर्म, डिजी टर्म, युवा क्रेडिट लाइफ और डीजी क्रेडिट लाइफ। तो जो LIC का युवा टर्म है ये ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए है, LIC का डिजी टर्म ये ऑनलाइन कस्टमर के लिए है, युवा क्रेडिट लाइफ ये भी ऑफलाइन कस्टमर्स के लिए है और डीजी क्रेडिट लाइफ ये ऑनलाइन अवेलेबल है। अब अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो इनके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है वो पढ़ सकते हैं, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से केवल इतना ही महत्वपूर्ण है। विच स्टेट्स फॉर्मर CM बुद्धदेव भट्टाचार्य जी पास्ट अवे रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का हाल ही में निधन हो गया? सही आंसर ऑप्शन डी है, वेस्ट बंगाल। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे हैं वेस्ट बंगाल के और वेटरन CPIM लीडर रहे हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य। इनका 80 की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। आपको बता दें तो साल 2000 में ये चीफ मिनिस्टर बनाए गए थे जब ज्योति बासु जो कि लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे देश में, इन्होंने स्टेप डाउन कर दिया था अपने हेल्थ कारणों की वजह से। बुद्धदेव भट्टाचार्य ने वेस्ट बंगाल को 11 साल तक गवर्न किया, साल 2000 से 2011 तक। उसके बाद फिर ममता बनर्जी की एंट्री हुई। आपको बता दें जाधवपुर से MLA थे 1987 में और 2011 तक वहीं से MLA रहे। और ऑब्वियसली देख लेते हैं इंडियन आर्टिस्ट सारा अब्राहम का अभी हाल ही में निधन हो गया है। इनकी जो कला यात्रा है ये एक ट्रैवल आर्ट एग्जीबिशन है, काफ़ी फेमस है।
अमृतलाल मीणा जो कि बीजेपी की ट्राइबल एमएलए रहे हैं सुलंबर उदयपुर से, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है 64 की एज में। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हेन वाज द 14th इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे सेलिब्रेटेड? August 3। इंडिया विल इम्पोर्ट 2 rupees on piece फ्रॉम नकाला पोर्ट इन विच कंट्री? मोजाम्बिक। इन विच स्टेट वॉज द फर्स्ट कन्फर्म डेथ फ्रॉम द चांदीपुरा वायरस रिपोर्टेड? आंसर इज गुजरात। बाकी डिटेल आप इसमें देख लेना किस जीनस से आती है, ये फैमिली से आती है। व्हाट परसेंट FDI परमिटेड वाया automatic route for Indian aircraft maintenance, repair and overhaul sector? Answer is 100%. Name the coach for the Indian team that won the bronze medal in the mixed 10-meter air pistol event at the 2024 Summer Olympics in Paris? Answer is मुखबियार दोरसुरेन। आप में से किसी ने भी इस वाले क्वेश्चन का आंसर सही नहीं किया है, ज़्यादातर ने जसपाल राणा लिखा है। जसपाल राणा उनके पर्सनल कोच हैं मनु बाकर के, ठीक है। जो ऑफिशियल कोच है वो ये है, लेडी है ये, इनका नाम देख लिया आपने, ठीक है। तो इन्होंने कोच किया है मिक्स टीम को। टू द पॉइंट क्वेश्चन देखते हैं, इन्हें आपको अभी ट्राई करना है कमेंट बॉक्स में। द जन भवन इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? गण भवन होगा है ना, जन भवन नहीं, गण भवन। गण भवन इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? हु हैज़ बिकम द यंगेस्ट president of the Mumbai Cricket Association at 37? Breaking Rocks and Barriers, Memoirs of Geologist and Mountaineer is a book written by whom? Which hospital recently conducted its first in-house cadaver organ retrieval? Which state government has successfully integrated its e-स्वास्थ्य धाम पोर्टल with the आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे ऑफ स्टेट, PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसी में हम आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम्स में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ये करंट अफेयर्स प्लान बाय कर सकते हैं। कोई भी आप जानकारी लेना चाहते हैं हमारे इस कोर्स से संबंधित तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज करके भी जानकारी ले सकते हैं 8448169188। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, आप हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।